Assalamu alaikum. Today we are discussing the topic sets and Venn diagram. अच्छा जी, सेट्स के पास्ट पेपर के क्वेश्चन जाने से पहले सबसे पहले हम सेट्स के कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट. व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड, इट्स अ वेल डिफाइंड collection of distinct object. Set is a well defined collection of distinct object. Well defined means same sort of things, एक तरह की चीजें. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिनर सेट के अंदर आपके पास सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो डिनर से रिलेटेड होंगे. जैसे स्पून आ गया, प्लेट्स आ गए, डिफरेंट. उसके अंदर पेन तो नहीं आ सकता ना, पेन इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिनर सेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री बॉक्स में एक तरह की चीज़ें होती है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं. सो वेल डिफाइंड मीन्स सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ठीक है, जैसे आपके पास ज्वेलरी सेट होता है, जैसे आपके पास सोफा सेट होता है, जैसे डिफरेंट सेट्स होते हैं आपके पास डेली लाइफ के अंदर, वो आपके पास वेल डिफाइन होते हैं. वेल डिफाइन मतलब एक तरह की चीज़ें. ओके. कलेक्शन माने मजमुआ, मीन्स डिफरेंट थिंग्स कंबाइन टुगेदर. कलेक्शन मीन्स मजमुआ, बहुत सारी चीज़ों एक साथ रखने को कलेक्शन कहते हैं. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब है नॉट रिपीटेबल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो रिपीट ना हो. ठीक है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड मतलब सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक तरह की चीजें. कलेक्शन मींस मजमुआ, डिफरेंट जो चीजें कंबाइन करते हैं आप, एक से ज्यादा चीजों का मजमुआ. ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. ठीक है. फिर उसके बाद सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट फोर अल्फाबेट. ठीक है, तो ये फर्स्ट फोर इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है आपके पास. इसी तरह से सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं वो भी हम देख लेते हैं. मैं जल्दी जल्दी ये चीजें बता रहा हूँ. अच्छा, देर आर थ्री वेज टू राइट डाउन द सेट. सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट. अगर इसी सेट को मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर. ये सेट की कौन सी फॉर्म है? दिस इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट. इसी तरह से अगर मैं इसको सेट नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा? x such that x is the first three नेचुरल नंबर. इस तरह से भी लिख सकता हूं, और इसको इस तरह से भी लिखता हूं, x such that x member of natural number, n for natural number, member of natural number. X such that x, this is the symbol of such that, this is the symbol of belongs to, या member of. X such that x is a member of natural number, and this is the symbol of and. X is lesser than or equal to 3. Okay, x is a natural number and x is lesser than or equal to 3. This is the symbol of lesser than और इक्वल टू. ये जो मैंने सेट बनाया था 1, 2, 3, ये क्या थे बेसिकली? दीज आर द नंबर विच आर लेसर देन और इक्वल टू 3. ये वो नंबर्स थे जो 3 और 3 से छोटे थे. इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x such that x is a member of natural number and x greater than or equal to 1 and lesser than or equal to 3.
इसका मतलब भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड दिस वन लेसर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेसर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके पास अगर बिल्डर फॉर्म में होगा, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपके पास क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में होगा तो आपने पहले उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेचुरल नंबर जो कि 1 और 1 से बड़े हैं और 3 और 3 से छोटे हैं, सो दीज आर दी नंबर्स। तो पहले आपने बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर इसके ऑपरेशन होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं आपके पास, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट? अगर इसको एग्जामिनर बोले कि इसको आपने सेट उसमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले तो ये बात समझें कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है ए छोटा है बी से। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है और बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। इसको अगर मैं बिल्डर फॉर्म में, सेट नोटेशन फॉर्म में या बिल्डर उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं और बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए के अंदर है 1 2 और बी के अंदर 1 2 भी है और 3 4 भी है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। अगर ए की तरफ से रीड करेंगे तो ए की तरफ इसकी टेल आ रही है, इसका मतलब है ए छोटा है बी से। अगर बी की तरफ से रीड करेंगे तो इसको हम रीड करेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सुपर सेट है, तो आप किसी भी तरह से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीजों का। अब आ जाते हैं हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। व्हाट इज यूनियन? यूनियन मीन्स अरेंजमेंट। व्हाट इज मीन बाय यूनियन? यूनियन मीन्स अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है, मैं पहले सारे सेट्स लिख देता हूँ, फिर उसी सेट के ऊपर हम सारे ऑपरेशन करेंगे। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। जो भी सेट होते हैं सब में सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट गिवन सेट का हमेशा गिवन सेट से हमेशा बड़ा होता है। एक सेट है वो है 1 2 4। बी एक सेट है जो कि है 2 3 5। ओके, ए एक सेट है, हमारे एग्जामिनर मालूम कर रहा है फाइंड ए यूनियन बी। A union B. How can we read it? A U for union B. माने A और B को आपने क्या करना है? Union means arrange. You need to arrange A and B. तो A union B will be, A और B को arrange कर दे 1 2 3 4 5। जितने भी एलिमेंट है A और B में वो सारे तरतीब से लिख दें आप। दैट इज कॉल्ड A यूनियन B। ओके, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स उनको अरेंज करके लिख दें, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार आएंगे। बिकॉज सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप इसको दो बार लिख दें तो आपका सेट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास होता है इसके बाद इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग बाय एन शेप, लाइक एन शेप। उल्टा यू जो होता है आपके पास, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन मींस the common element between the two sets. Intersection means the common element between the two sets. अब फॉर एग्जाम्पल यही ए और बी का इंटरसेक्शन अगर आपने मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ए कॉमन बी, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है?
ये 2 और 2 बस। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2। ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाएगा आपके पास? 2 कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और सर्किल हमेशा रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली। ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट बी ओनली। और ये जो दोनों सर्किल के बाहर हैं, ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स नाइदर इन सेट ए nor in set B, but element must be in universal set. ओके, सो अब इसको हम फिल करते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास? 2। तो 2 हमने यहाँ कॉमन की जगह पे लिख दिया। अब ए के अंदर क्या बचा 2 के अलावा? 1 और 4। 1 और 4 वो एलिमेंट है जो सिर्फ ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ओनली इन सेट ए। अब 2 के अलावा बी में क्या बचा? 3 एंड 5। These are the elements which are in set B only, not in A. ठीक है, अब 1 2 3 4 5 के अलावा क्या बच रहा है? यूनिवर्सल सेट में बच रहा है 6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ए और बी के अलावा क्या बच रहा है? सिर्फ 6। तो वो बाहर आएगा, जो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, तो ये बाहर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दी वैल्यूज इन वेन डायग्राम। अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर सवाल एग्जामिनर ए यूनियन बी के अलावा एग्जामिनर ये पूछ लेता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं जो बच्चे गलत कर रहे होते हैं लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से। इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आपका आंसर आया था 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अगर आप ये लिखेंगे तो यू विल अवॉर्डेड 0 मार्क। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि इस सेट के अंदर नंबर्स की तादाद कितनी है, उसने लिस्ट बनाने का नहीं कहा, ये आपने बनाई है लिस्ट। इसकी तादाद मालूम करनी है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। टोटल इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो उसने एन का मतलब होता है आपने जो आंसर आया है उसकी क्वांटिटी बतानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कि उस आंसर में कितने एलिमेंट है। ये 1 2 3 4 5 कब दोगे आंसर? जब एग्जामिनर कहे कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अब इसी तरह से अगर फिर से मैं यहां सेट लिख देता हूं, यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ए सेट था हमारे पास 1 2 4 और बी सेट था हमारे पास 2 3 5। बी सेट था 2 3 5। अच्छा, अगर अब यही सवाल एग्जामिनर पूछता है फाइंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये जो सिंबल है ए के ऊपर डैश, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे रीड करेंगे इसको? ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस एक्सेप्ट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसका मतलब है यू नीड टू सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा बाकी
सब। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ए को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 माइनस ए सेट है 1 2 4। तो मैं 1 2 4 हटा देता हूँ, 1 हटा दिया दोनों तरफ से, 2 हटा दिया, 4 हटा दिया। यूनिवर्सल में से जब मैंने ए को हटा दिया तो मेरे पास बाकी क्या बचा, 3 5 6, 3 5 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालेंगे आप लोग। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम दी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिस किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास 3 5 6, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमन, और बी है 2 3 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है दोनों में, एक 3 कॉमन है दोनों में, और दूसरा 5 कॉमन है, 5 और 5। सो दीज आर दी कॉमन एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। 3 5 is the answer. So the common element of A complement and B is 3, 5. होप के यहां तक क्लियर होगा। इसी तरह से अगर सवाल आ जाए फॉर एग्जांपल A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है एक्सेप्ट A यूनियन B फ्रॉम यूनिवर्सल, माने ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में से, मींस यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द होल ब्रैकेट बिकॉज द होल ब्रैकेट हैविंग द कॉम्प्लीमेंट साइन। तो पूरा ब्रैकेट यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब है 1 से लेके जो क्वेश्चन में गिवन है 6 तक। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों, ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों, ए और बी को अरेंज कर दो 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, ए और बी को अरेंज कर दो 1 2 3 4 5। जब ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ यूनिवर्सल सेट में 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इन्हीं चीजों का अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, मैं वेन डायग्राम आपको डिस्क्राइब करता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल्स हैं दो, फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी हैं। जरा समझिएगा, वेन डायग्राम डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अच्छा जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनर ने बोला शेड द एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आपके पास वेन डायग्राम गिवन है, आपको शेड शेड करना है ये रीजन, शेड दी एलिमेंट, शेड दी लोकेशन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपने इस जगह को शेड करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सेट नोटेशन को वेन डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब मैं इसका तरीका बता रहा हूं। पहले तो मैं आपको जनरल तरीका बता देता हूं। हर लोकेशन को एक नाम दे दो, ए बी सी और डी। मैंने हर लोकेशन को एक नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सर्किल ए के अलावा, सर्किल ए के अलावा, सर्किल ए के अलावा, सर्किल ए हमारे पास ये है पूरा सर्किल ए जो मैं रेड से हाईलाइट करता हूं। इस पूरे सर्किल के अलावा हमारे पास क्या बच रहा है, सी और डी। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका कि ए सर्किल के अलावा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा, इंटरसेक्शन बी मतलब सर्किल बी, सर्किल बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है बी और सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ सी। तो आपका जो हिस्सा शेड होगा वो होगा जहां पे सिर्फ सी मौजूद है। तो ये आपका हिस्सा शेड हो गया।
ठीक है। अच्छा जी, अब इसी का मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको कि एक और तरीके से कैसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग। ये दो सेट्स है ए एंड बी, यही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी शेड करना है आपने। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सर्किल ए के अलावा, सर्किल ए के अलावा शेड होगा। इंटरसेक्शन अगर बीच में आ जाए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा। तो फिर सिर्फ कौन सा हिस्सा बचता है? सिर्फ बचता है बी। तो आपका जो शेड होगा सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए सर्किल शेड नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा। तो फिर कौन सा हिस्सा शेड होगा? जो सिर्फ आखिर में बचेगा बी, वो शेड होगा सिर्फ। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमें इसको शेड करना है तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होगा? बी पे कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब सर्किल बी के अलावा, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है मतलब बाहर का हिस्सा शेड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्किल के सर्किल बी के अलावा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्किल बी के अलावा, इंटरसेक्शन मतलब बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा। तो फिर क्या हिस्सा शेड होगा? सिर्फ ए वाला। ये फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट है मतलब सर्किल बी का हिस्सा शेड नहीं होगा, इंटरसेक्शन मतलब बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा। तो क्या हिस्सा शेड होगा? सिर्फ और सिर्फ ए वाला हिस्सा शेड होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब तीन वालों पे आ जाते हैं कि तीन वाली अगर कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे। तीन वाली कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे जिसमें तीन सर्किल होते हैं? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये सर्किल ए है, ये सर्किल बी है, ये सर्किल सी है। अच्छा जी, तीन वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करने से पहले तो मैं आपको सबकी लोकेशन बता देता हूँ। इसका मतलब है ये जो ये हिस्सा है, इसका मतलब है ओनली इन सेट ए, सिर्फ सेट ए। इसका मतलब है ओनली इन सेट बी। इसका मतलब है ओनली इन सेट सी। ठीक है। इसका मतलब है नॉट इन सेट ए बी एंड सी, एक्सेप्ट सेट ए बी एंड सी, और जो यूनिवर्सल सेट में होगा वो यहाँ पे आएगा बाहर, सर्कल्स के बाहर। ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी बट नॉट इन सेट सी। ठीक है। ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कॉमन इन ऑल थ्री सेट्स।
ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कॉमन इन सेट ए एंड सेट सी बट नॉट इन बी। अच्छा जी, ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है कॉमन इन सेट बी एंड सेट सी बट नॉट इन सेट ए। तो बहुत सारा मैंने कंटिन्यूस पढ़ा दिया है। ये चीज़ें पढ़ लें एक बार, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप बार बार भी देख सकते हैं, इसलिए मैं कंटिन्यूस पढ़ाया जा रहा हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा इसका लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया सारे वेन डायग्राम में कौन सा हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसलिए रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे सवाल इससे लिंक करते हुए भी आते हैं, नंबर्स गिवन होते हैं और आपने सिर्फ इसमें पुट करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाला नंबर पुट करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर्स पुट करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वाला नंबर पुट कर दीजिएगा, ना इधर वाला नंबर पुट कर दीजिएगा, उसके बाद बाकी सारे नंबर्स पुट कीजिएगा। अब मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये 3 सेट्स हैं ए, बी एंड सी। क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए पे कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है शेड जो होगा वो होगा सर्किल ए के अलावा। सर्किल ए शेड नहीं होगा, जिस पे कॉम्प्लीमेंट होता है वो शेड नहीं होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड अगर नहीं होगा, इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा। तो फिर कौन सा हिस्सा शेड होगा? सिर्फ शेड होगा बी एंड सी, बी यूनियन सी शेड होगा। ठीक है, बी एंड सी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? बी एंड सी। सर्किल ए शेड नहीं होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है बाहर वाला हिस्सा शेड नहीं होगा, तो फिर कौन सा हिस्सा शेड होगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा। ए भी शेड नहीं होगा, बाहर का हिस्सा भी शेड नहीं होगा, तो फिर क्या बाकी क्या बचता है? जो बी यूनियन सी है, जो एंड में बचा है वो हिस्सा शेड होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, इसका मतलब है ए और बी दोनों शेड नहीं होंगे। इंटरसेक्शन मतलब सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा, तो फिर कौन सा शेड होगा? सिर्फ सी वाला। तो सी वाला हिस्सा, ए और बी दोनों शेड नहीं होंगे, सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? सिर्फ सी वाला। क्या बचा? ये बचा, सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा। ठीक है, अब ये मैंने कुछ शेड सिखाए हैं, अब मैं कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन शेडिंग वाले समझा रहा हूँ, तो वो देखें। अब देखें, बिल्कुल इसी तरह का सवाल आ गया जो मैंने समझाया है। पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट मतलब होल पूरे पे कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब पी और क्यू शेड नहीं होंगे। इंटरसेक्शन मतलब सर्किल्स के बाहर का हिस्सा शेड
नहीं होगा तो कौन सा हिस्सा शेड होगा? सिर्फ आर वाला। तो ये आंसर आ गया आपका, सिंपल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा वो हिस्सा शेड नहीं होगा। दूसरा सवाल पे आते हैं, कोई सवाल मिले एक और। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ऐसे कर देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एक सर्किल शेड नहीं होगा, इंटरसेक्शन मतलब बाहर का हिस्सा शेड नहीं होगा, तो कौन सा हिस्सा शेड होगा? बी इंटरसेक्शन सी वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड होगा। या इसको अगर हम वैसे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का हिस्सा शेड नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी में, तीनों में कौन सा हिस्सा कॉमन है? तो वो ये हिस्सा है जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, बी में भी है और सी में भी है। सो दिस इज द कॉमन पार्ट which is present in A complement, in B and in C set. ये A complement का भी हिस्सा है, B का भी हिस्सा है और C का भी हिस्सा है. So this is the common part of A complement B and C. So A complement intersection B intersection C का मतलब यही था कि what is the common part of A complement B and C. A complement मतलब A सर्किल शेड नहीं होगा, बाहर का हिस्सा शेड होगा सारा. B इंटरसेक्शन B मतलब B इंटरसेक्शन C मतलब B और C का जो कॉमन एलिमेंट है वो, और जो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एलिमेंट है वो, तो ये वो हिस्सा है जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, बी और सी का भी कॉमन है। ठीक है, और सवाल देखते हैं। अब ये शेड हुआ है, आपने इसको सेट नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब वही रूल अप्लाई करें जो मैंने आपको सिखाया है। कौन सा सर्किल खाली है? बी सर्किल पूरा खाली है, इसका मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी सर्किल शेड ही नहीं है। ठीक है, अब सर्किल्स के बाहर का हिस्सा खाली है, दोनों सर्किल के अलावा बाहर का हिस्सा तो शेड नहीं है ना, माने ट्राइंगल का रेक्टेंगल का हिस्सा तो शेड नहीं है ना सर्किल्स के अलावा। ठीक है, अगर सर्किल्स के अलावा कोई भी हिस्सा शेड नहीं है तो इंटरसेक्शन आएगा। सिर्फ कौन सा हिस्सा शेड है? ए शेड है तो ए आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ये हो गया आपके पास आंसर। और देखते हैं, तो बस यही था आज का टॉपिक। और देखते हैं इसमें अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जो मुझे आपको डिस्क्राइब करना। अच्छा, ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि हाउ टू फिक्स द वैल्यू, मैंने सारे आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी कौन सी जगह किसको कहते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको एलिमेंट्स को फिक्स करना हो, एलिमेंट्स को फिक्स करना हो, तो आप लोग सबसे पहले कौन सा हिस्सा फिक्स करेंगे? सबसे पहले आप फिक्स करेंगे जो तीनों का कॉमन हिस्सा है, ये वाला हिस्सा फिक्स करेंगे। मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, फिर आप लोगों ने खुद करना है। ये हिस्सा फिक्स करेंगे और नैदर वाला हिस्सा फिक्स करेंगे। उसके बाद फिर बाकी हिस्सा फिक्स करेंगे। पहले आप लोग कोशिश करें वीडियो देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। ये था सेट्स के बारे में, इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।